हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम एरियाज़ एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट दोनों के एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोनों एरियाज़ को साइड बाय साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो इसके एरियाज़ हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। तो ये सारे इसके बेसिकली एरियाज़ हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर बेसिकली ग्रोथ की बात की जाए, सो ग्रोथ इज़ मीन्स इंक्रीजिंग साइज, मास एंड टिश्यूज। इट इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर एंड बेसिकली इसके अंदर मेजरमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल द अदर चेंजेस लाइक सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। डेवलपमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, एंड यू कैन से ऑल्सो ग्रोथ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। अब बात करेंगे कि इसके कौन कौन से, इसको टाइप्स भी बोला जाता है, इसको एरियाज भी बोला जाता है। तो सबसे फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट। कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि वर्ड ही है फिजिकल। फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड। इट्स रिलेटेड टू बॉडी पार्ट, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। फिजिकल में ही इन चीज़ों का बढ़ना, इन चीज़ों की ग्रोथ होना, वो भी क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। डेवलप होना, जैसे कि बोन्स का बनना, मसल्स का बनना, ऑर्गन सिस्टम का बनना, ये सब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारी बॉडी में एक टाइम पीरियड पे बोन्स डेवलप होती है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में। अब फिजिकल डेवलपमेंट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर में क्या आता है? देखिए, ग्रोस मोटर में क्या आता है, जैसे कि इसका नेम ही ऐसा है, ग्रोस। ग्रोस मतलब कि लार्ज मसल मूवमेंट। जो बच्चा होता है बचपन में सबसे पहले वो क्या सीखता है? सिटिंग सीखता है, क्रॉलिंग सीखता है, रनिंग सीखता है, जंपिंग करता है। तो वहाँ पे क्या है, उसकी लार्ज मसल्स यूज़ कर रही है। जैसे कि अगर बच्चा बैठ रहा है या क्रॉलिंग कर रहा है, क्रॉलिंग में उसके हाथ यूज़ हो रहे हैं, पैर यूज़ हो रहे हैं, उसका सिर यूज़ हो रहा है, उसकी जो धड़ वाला एरिया वो सब यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या है? लार्ज मसल्स यूज़ होती हैं। बेसिकली जो ग्रोस मोटर है, इट इंक्लूड्स लार्ज मसल्स मूवमेंट लाइक सिटिंग, क्रॉलिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और ये बेसिकली जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, ये छोटे बच्चों में डेवलप होती हैं। छोटे होते हैं जो बेसिक। तो जब डेवलपमेंट होता है तो फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होती हैं और ग्रोस मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती हैं। ये सीटेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्किल पहले डेवलप होती है, फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है या फिर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है फाइन मतलब पतला, फाइन मतलब छोटा, तो पहले फाइन मोटर डेवलप होगी। नहीं, पहले ग्रोस मोटर डेवलप होती है, क्योंकि ग्रोस में लार्ज बॉडी मसल्स यूज़ होते हैं, लार्ज मस्कुलर मूवमेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रोस जो है वो हमेशा पहले यूज़ होती है। अब देखिए दूसरा क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। ये ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट इंक्लूडिंग स्मॉल मसल्स। छोटी मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। अब जैसे कि हैंड ट्विस्टिंग, जब आप हाथ को मोड़ते हैं, अपनी कलाई को मोड़ते हैं, तो वो क्या है? वहाँ पे छोटी मसल्स यूज़ हो रही है। फिंगर्स की हेल्प से, सपोज अगर आप थंब पेंटिंग बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पेन पकड़ रहे हैं, होल्डिंग अ पेन और पेंसिल, और ड्राइंग, यू आर डूइंग ड्राइंग, थंब पेंटिंग, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। और फाइन मोटर स्किल बाद में डेवलप होती है, सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ऐसा नहीं आएगा कि फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर स्टूडेंट फाइन मोटर स्किल्स, देन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी यू विल चूज़ इन योर क्लासरूम। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? जंपिंग एक्टिविटी, रनिंग एक्टिविटी, ड्राइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। या फिर ऑप्शन में दे सकते हैं थंब पेंटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थंब पेंटिंग, क्योंकि जब बच्चा थंब पेंटिंग करेगा तभी उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या होती है? छोटी मसल्स का मूवमेंट होता है, स्मॉल मसल्स का मूवमेंट होता है। तो वहाँ पे थंब पेंटिंग उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ऑपोजिट हो, वहाँ पे ग्रोस मोटर स्किल कैसे डेवलप करेंगे, और वहाँ पे अगर ऑप्शन हो कि थंब पेंटिंग, रनिंग और ड्राइंग, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? रनिंग एक्टिविटी विल डेवलप द ग्रोस मोटर स्किल इन द स्टूडेंट्स।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंशिएट को ध्यान से पढ़ना, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू हाउ अ चाइल्ड थिंक, कैसे बच्चा सोच रहा है, प्रिसाइज एंड गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रीजनिंग। ये सब चीज़ें कहाँ इंक्लूड होती हैं? कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। इसको दोनों बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चा सोचता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है, अपनी दुनियादारी को देखता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंटेलिजेंट बनता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, बिकॉज लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कैसे होगी? स्टेप बाय स्टेप होगी। तो विदाउट मेंटल लेवल यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं, वेदर इज़ इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, तो वहाँ पे आपके मेंटल लेवल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू कैन से दैट कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टू थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, नॉर्म्स एंड मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग पावर रिलेटेड टू द सोसाइटी एज वेल एज द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है? सोशल मतलब हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विकास, ठीक है। और मेंटल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बौद्धिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। और ये ग्रोस और फाइन को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म और स्थूल। ग्रोस को बोलते हैं स्थूल विकास और फाइन को बोलते हैं सूक्ष्म विकास। ये हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे या बायलिंगुअल पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए। नाउ सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? The process of gaining the knowledge and skills needed to interact successfully with others। जब हम दूसरों से स्किल्स को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं सक्सेसफुली अपनी सोसाइटी में, तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि आप बाहर जाते हैं, लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं और उनसे ये सीख लेते हैं कि किस तरह बैठ के खाना खाना है। लोगों से बात करना आप सीख लेते हैं। कोऑपरेशन आप कैसे सीखते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आप हेल्प करना कैसे सीखते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट भी। आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं, अगर वहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपका नेचर भी हेल्पिंग हो जाता है। अगर वहाँ पे सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस आपको पता होगा, इमोशंस इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? फीलिंग्स, जैसे कि जेलसी, फियर, एंगर, लव, हेट, आपके मूड का अच्छा होना, ख़राब होना, ये सब किस में आते हैं? इमोशन में आ जाते हैं या फिर इमोशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। It includes learning what feeling and emotions are, understanding how and why recognizing feeling, developing effective ways of managing those feelings। कि किस तरीके से उन फीलिंग्स को मैनेज करना है। फीलिंग्स तो आ गई, अब उन फीलिंग्स को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। तो वो सब किस में होता है? इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी फीलिंग हो, चाहे फियर हो, एंगर हो, लव हो, हेट हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ही क्या बोला जाता है? इमोशनल डेवलपमेंट। दूसरी बात, सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं, डेवलप करना भी। अब जैसे कि किसी के अंदर प्यार की फीलिंग को डेवलप करना, हेट की फीलिंग को डेवलप करना, तो ये सारी जो चीज़ें डेवलप करना है ये भी किसके अंदर आ जाती हैं? इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, हिंदी में मोरल डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? नैतिक विकास। और इमोशनल डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? संवेगात्मक विकास। मोरल डेवलपमेंट इट रेफर्स टू द। अब अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों से प्यार से बात करनी चाहिए, किसी का सम्मान नहीं लेना चाहिए, ये सब कैसे पता होता है आपको? क्योंकि मोरल डेवलपमेंट, आप जैसे ही फैमिली में आए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा, तो उसको हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें सिखाते हैं। वाई?
क्योंकि उसको सोसाइटी में रहना, तो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग उसको जो एक्टिविटीज़ हैं वो करना है। जैसे कि रेड लाइट पे रुकना है, किसी दूसरे का सामान नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग विद इन देयर सोसाइटी, कि क्या सही है क्या गलत है उनको पता चलता है, बेस्ड ऑन सोशल कल्चरल नॉर्म्स एंड लॉज वैल्यूज़, ये सब चीज़ें उनको पता चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेड लाइट को फॉलो करो, और जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डालो। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्पीच मतलब बोलना, लैंग्वेज मतलब भाषा, मतलब बोली और भाषा का विकास किस तरीके से होता है। स्पीकिंग क्लियरली, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इज कॉल्ड स्पीच डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको चीज़ें सब आती हों, लेकिन अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दिस मीन्स व्हाट, कि आपका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि पहले बच्चा क्या है, अल्फ़ाबेट सीखता है, अल्फ़ाबेट के बाद वो शब्द बोलना सीखता है। पहले वो माँ माँ का पापा इस तरह से बोलता है, फिर वो शब्द बोलता है, पापा मम्मी चाचा काका इस तरह से बोलता है। उसके बाद वो सेंटेंसेस बोलता है, लाइक गिव वाटर, गिव मी वाटर, इस तरीके से सेंटेंसेस बोलता है। फिर वो फ्रेज़ बोलता है, मम्मी कहाँ जा रहे हो, जल्दी आना। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो धीरे धीरे जो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो होता है, एक अल्फ़ाबेट से शुरू होकर वो आगे तक चलता है। बाकी ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत फेसेस में होता है, जैसे कि 0 से 2 मंथ में जो होता है उसको क्राइंग बोलते हैं, जब से बच्चा रोता है। 3 मंथ में जो होता है उसको कूइंग बोलते हैं। 6 to 8 मंथ में बच्चा बड़बड़ाता है, उसको बैबलिंग बोलते हैं। 9 से 18 मंथ्स तक वो होलो फेजेस बोलते हैं। इन सारी स्टेजेस को हम डिस्कस करें। पहले 0 से 2 ईयर्स में 2 मंथ में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रोते हैं। उनके पास कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं होती, वो क्राइंग करते हैं। उनको भूख लगती है तो रोते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो रोते हैं। 3 मंथ का जो बच्चा हो जाता है वो कूइंग करता है, अलग अलग साउंड्स निकालना। ठीक है, 6 से 8 मंथ में बच्चा बैबलिंग करता है, बड़बड़ाना जिसको बोला जाता है, वॉवल्स बोलता है, जैसे बाबा गग्गा मम्मा इस तरह से बोलता है, एक ही वॉवल्स को रिपीट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट को रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं बैबलिंग। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बैबलिंग का एज क्या होता है, 6 to 8 ईयर्स होता है। उसके बाद 9 से 18 मंथ तक जो बच्चा है उसकी स्टेज को बोला जाता है होलो फ्रेजेस। होलो फ्रेजेस स्टेज को 1 वर्ड स्टेज भी बोला जाता है। इसमें बच्चा एक एक शब्द सीख लेता है, जैसे कि कप, मामा, पापा, पानी, इस तरह से सिर्फ एक शब्द बोलता है, मेन वर्ड बोलता है। तो 1 वर्ड स्टेज को क्या और बोला जाता है, तो होलो फ्रेज बोला जाता है। अब 18 से 24 मंथ्स के बीच में जो बच्चा है वो 2 वर्ड सीखता है, जैसे कि मम्मी गो, पापा कम, आई वर्क, आई क्राई। तो इस तरह से सिर्फ 2 वर्ड बोलता है किस स्टेज पे, 18 से 24 मंथ्स के बीच में। मतलब कि 1.5 से 2 महीने का जो बच्चा है वो 2 वर्ड बोलता है, 2 वर्ड बोलता है। 24 से 30 मंथ का जो बच्चा है वो टेलीग्राफिक स्टेज पे होता है। इसको अर्ली मल्टी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा 3 से 4 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस है वो बोल लेता है, जैसे कि बाय बाय पापा, कम ऑन मम्मी, इस तरीके से बोल लेता है। मतलब 3 से 4 वर्ड्स वो बोलने लग जाता है एक सेंटेंस के अंदर। जब बच्चा 30 मंथ प्लस हो जाता है, जिसको कि लेटरल मल्टी वर्ड स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा कई वर्ड्स को बोलने लग जाता है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स को बोलता है, गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट टॉय, आई वांट टू वाटर। तो इस तरीके से फुल टू सेंटेंसेस कब बोलता है, 30 मंथ्स के बाद। कभी कभी इस पे स्टेजेस को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि सीरीज़ बना देंगे, पहले क्राइंग है, कोइंग है, बैबलिंग है, होनोफ्रेज है, 2 वर्ड है, अर्ली स्टेज है, टेलीग्राफिक, लेटरल स्टेज, इस तरीके से पूछ लेता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो बैबलिंग है उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे जैसे 6 to 8 ईयर्स मैंने 6 to 8 मंथ मेंशन किया। कभी कभी किसी बुक में जैसे 7 to 9 मंथ भी होता है। तो ये अगर जो भी होगा वो उसके आसपास का होगा, आप उसको बहुत आसानी से गैस कर सकते हो। फर्स्ट 2 स्टेजेस तो एज इट इज़ होती है, जैसे कि क्राइंग और कोइंग। लेकिन जो बैबलिंग है और जो होमोफ्रेज जो स्टेज है, इसमें 1-2 मंथ आगे पीछे कुछ बुक्स में देखने को मिला है। तो आप वो अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेंगे जब आपने इन चीज़ों को समझ लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
सीरीज़ की फॉर्म में भी पूछ लेता है, जैसे कि आपको दे दिया क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, होलो फ्रेजेस। नेक्स्ट में दे दिया कोइंग, बैबलिंग, क्राइंग, होलो फ्रेजेस। फिर दे दिया आपको बैबलिंग, क्राइंग, कोइंग, होलो फ्रेजेस। कौन सी करेक्ट है? तो कौन सी करेक्ट होगी आपकी? पहले क्राइंग है, कोइंग है, बैबलिंग है, फिर होलो फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेजेस याद रखनी है। फर्स्ट टू तो मुझे लगता है फर्स्ट थ्री को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्राइंग, कोइंग और बैबलिंग। इसके बाद के स्टेजेस को आप सीक्वेंस से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैक्टर, होम इन्वायरमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेरिडिटी देखिए, हेरिडिटी फैक्टर कैसे करता है? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक वेट, आई कलर, स्किन कलर, structure of body, personality, creativity, intelligence और determined by heredity। इससे पहले जब हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर किया था तो हमने देखा था कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंस रखते हैं डेवलपमेंट के लिए और दोनों इक्वली अफेक्ट भी करते हैं डेवलपमेंट को। बच्चों को उनके पेरेंट्स से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन। आपके अगर पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन वाइट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो वाइट ही होगा। अब रेयर केसेस में जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल पढ़ा था, जब प्रिंसिपल डिस्कस किए थे डेवलपमेंट के, तो हो सकता है वहाँ पे मैच ना भी करें, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मम्मी पापा दोनों का स्किन कॉम्प्लेक्शन जो टोन है वो वाइट होता है तो बच्चे का भी स्किन टोन फेयर होता है। ठीक है, अगर मम्मी पापा के जो बाल हैं वो पतले हैं तो बच्चे के भी जो बाल होते हैं क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो मतलब हेरिडिटी और पर्सनालिटी भी, अगर मम्मी पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो बच्चे की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो क्रिएटिव होता है। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। देखिए, वेरिएशन के केसेस होते हैं लेकिन मोस्टली जो एक बात होती है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किसको अफेक्ट करती है? डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अब बात करें इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का एरिया है, इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करता है? इन्वायरमेंट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट वुड प्रोड्यूस अ डिफरेंट इन एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो इंसान है उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट उसके अलग अलग हो जाते हैं। सपोज़ आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत लविंग है, बहुत चार्मिंग इन्वायरमेंट है, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा। आपके घर में अगर सब लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके अंदर भी कौन सी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी? वो जो एस्थेटिक वाला इन्वायरमेंट होता है वो डेवलप हो जाएगा, आप भी अपने घर में पूजा पाठ करने लग जाएंगे। अगर ऐसा देखा भी जाता है, जिस घर में पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो उनका बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है, जिस घर में लोग टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनका बच्चा भी टीचर बन जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे घरों में ऐसा है जिनका फैमिली बिजनेस है तो आगे चल के उनके बच्चे भी फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। तो वो क्या होता है? इन्वायरमेंट फैक्टर। अब इन्वायरमेंट फैक्टर दो तरीके का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि मदर की वॉर्म में होता है, मम्मी की गर्भ में होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा सोसाइटी में होता है, जो हमारा फैमिली में होता है, जो स्कूल में होता है, पीयर ग्रुप के साथ होता है, वो सारा हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में काउंट होता है। जिस तरीके के हमारे दोस्त होते हैं उस तरीके की हमारी आदतें हो जाती हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, पूरे दिन पढ़ता है या फिर टाइमली पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाता है, अगर हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप है तो हम कुछ कुछ उसी जैसे बनने लग जाते हैं। हम भी अपने टाइम वेस्ट को छोड़ देते हैं और एक जो काम है उसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट है उसका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी ऐसा है, क्या यार क्या पढ़ के रखना है, चलो घूम के आते हैं, तो वो जो बच्चा है वो भी क्या करने लगेगा? वो भी अपना काम छोड़ के घूमने लगेगा, धीरे 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 ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो पीयर ग्रुप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर में दो तरह का इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल में जो मदर के पेट में जब तक हम लोग रहते हैं, 9 मंथ्स तक हम लोग अपनी माँ के पेट में रहते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट। उस टाइम पे अगर मम्मी को स्ट्रेस होता है, मम्मी परेशान होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? बच्चे पे पड़ता है जो कि उसके पेट पे है।
तो एक तो वो इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा एक्सटर्नल में सारा आ जाता है, आपका फैमिली का, आपका पीयर ग्रुप, आपका नेबरहुड, आपका स्कूल, सारे ही तरह के जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल में काउंट करते हैं। मैं चीज़ें बहुत डिटेल में घुस के आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब एग्जामिनर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कितने क्वेश्चंस पूछेगा। आप खुद सोचिए, हर साल उसको टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये तो हर साल ही होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स भी होते ही रहते हैं, तो कितना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल मतलब जिसमें बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सब बेसिकली जो फैमिली से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे किसी भी फैमिली का, इंसान का कल्चर होगा। अब हर एक फैमिली का जो कल्चर है वो अलग होता है। जैसे कि हिंदू फैमिली का कल्चर अलग है, मुस्लिम फैमिली का कल्चर अलग है, सिख फैमिली का कल्चर अलग है, और जैन फैमिली का कल्चर अलग है। तो हम जिस तरह के फैमिली में जन्म लेते हैं उस तरह के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेवलपमेंट होता है, ये भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैक्टर। अब एजुकेशन, अब देखिए पेरेंट्स कितने क्यूरियस होते हैं और कितना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं इस चीज़ पे कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया जाए। अगर किसी का बच्चा है और वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को स्कूल में इनरोल करा रहा है, तो वो बहुत, आपने देखा होगा आपके भैया के बच्चे, आपकी दीदी के बच्चे, आपके घर में बच्चे जो भी हैं, तो आपने उनको देखा होगा, आप बहुत क्यूरियस रहते हैं, आप बहुत जान पहचान करते हैं, आप बहुत उसके लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं गूगल पे, यहाँ से वहाँ से, कि स्कूल अच्छा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। क्या उसको प्रॉपर वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है? क्या एजुकेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है? क्या टीचर्स अच्छे हैं? क्या फैसिलिटीज़ अच्छी हैं? क्या बुक्स का रेशो क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि हिंदी मीडियम स्कूल है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट दिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इन्वायरमेंट वाले फैक्टर में कवर हो गया था। होम इन्वायरमेंट भी बच्चे के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको इन्वायरमेंट वाले में ही पार्ट्स बना के भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड करके, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।